मॉर्निंग, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर दिन भर आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय ने 100 करोड़ रुपए की वसूली केस में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को अनिल देशमुख दोपहर करीब 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद रात 1:30 बजे ईडी ने देशमुख को गिरफ्तार किया और इस गिरफ्तारी की पुष्टि भी हो चुकी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर गृहमंत्री रहते हुए सचिनबाजी के जरिए 100 करोड़ रुपए की उगाही करवाने के आरोप लगाए थे। ईडी लगातार इस मामले में उनसे पूछताछ के लिए समन उन्हें भेज रही थी। 5 समन के बाद देशमुख ईडी के सामने पेश हुए। सोमवार देर शाम ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार भी दिल्ली से मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने भी पूछताछ की। ईडी का कहना है कि देशमुख सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। आज मेडिकल के बाद अनिल देशमुख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 100 करोड़ की वसूली के मामले में करीब 13 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, सोमवार दोपहर करीब 12 बजे अनिल देशमुख ईडी के दफ्तर में पेश हुए थे, जिसके बाद से लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी और रात करीब 1:30 बजे जो ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, आज अनिल देशमुख का पहले मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। एजाज खान, मुंबई, आज तक। आज मेडिकल के बाद अनिल देशमुख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कहा उनके वकील ने, आइए सुनते हैं। ठीक है, उनका इन्वेस्टिगेशन था, हमने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया है हमने। लेकिन किस मामले में गिरफ्तारी दिखाई गई? 4.5 करोड़ का मामला था जिसमें की है। हाँ, 4.5 करोड़ के मामले में दिखा रहे हैं वो सेक्शन 3 में। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? हम कल कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ हम रिमांड को अपोज करेंगे। चलिए, इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बात करना चाहूंगी। मेरे सहयोगी दिवेश जुड़ गए हैं उनसे। दिवेश, ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है, आधी रात के बाद देशमुख की गिरफ्तारी होना, जबकि वो कल सवालों का जवाब देने के लिए पहुंचे थे और जब बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं हर तरह से सहयोग कर रहा हूं। उसके बाद ये कार्रवाई, आज क्या कुछ होना है और क्या अपडेट इस बड़ी खबर पर? जी, आपको बता दें, अनिल देशमुख जिन्हें 5 बार पहले भी ईडी समन कर चुकी थी, वो समन पर आ नहीं रहे थे। पर कल जब हाईकोर्ट से उन्हें झटका लगा, हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की थी कि उन्हें समन के खिलाफ प्रोटेक्शन दिया जाए। हाईकोर्ट ने उनकी प्ली रिजेक्ट कर दी थी और उनको कहा गया था कि वो ईडी के अफसरों के सामने हाजिर हो, इसीलिए वो हाजिर हुए। और फिर ईडी के अफसरों ने जब उनसे पूछताछ की तो ठीक से कोऑपरेट नहीं करने की वजह से उन्हें देर रात अरेस्ट कर लिया गया। और इससे पहले भी जून के महीने में उनके पर्सनल सेक्रेटरी संजीव पलांडे और उनके पर्सनल असिस्टेंट कुंदन शिंदे को इसी केस में पहले अरेस्ट किया गया था। वो अभी जेल में बंद है। और कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे से जब पूछताछ की गई थी तो काफी सबूत ईडी के हाथ लगा था। 4 करोड़ 30 लाख रुपए की जो फिरौती की रकम थी, जो सचिन वाजे ने अनिल देशमुख को होटल और बार ओनर से लाकर दी थी, उसका जिस तरीके से हवाला किया गया, उस पैसे को किस तरीके से लॉन्डर किया गया, दिल्ली की एक शेल कंपनी से एक शिक्षण संस्था जो कि नागपुर में है, जो कि देशमुख का परिवार चलाता है, उससे लाकर हवाले की तरफ डाइवर्ट किया गया था और इसी का सबूत ईडी के हाथ लग गया था। इसके अलावा अन्य बहुत से सबूत ईडी के हाथ लगे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी जिस तरीके की फिरौती का मामला चल रहा था, उस मामले में भी ईडी के हाथ में सबूत लगा है। और अब आगे के इंटरोगेशन करने के लिए अनिल देशमुख को हिरासत में लिया गया है। इन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी उनकी रिमांड मांगेगी, उनकी कस्टडी मांगेगी। दिवेश, कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? क्या कोई निर्धारित समय है उसके लिए? और साथ ही अब और किस किस पर शिकंजा कस सकता है और अनिल परब पर भी क्या इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है? होने वाला नहीं हो गया।
जी बिल्कुल हो सकती है। अब इसमें जितने भी लोग हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी लोग होम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए मामले में, ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में जुड़े हुए थे, उन सारे ही लोगों पर शिकंजा कस सकता है। इसमें एक अंडर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर का भी उनकी भी पूछताछ हुई थी, अनिल परब की पूछताछ हुई थी, एक आरटीओ के अफसर हैं उनकी पूछताछ हुई थी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे पूछताछ ईडी ऑलरेडी कर चुकी है और उन सारे ही लोगों पर शिकंजा कर सकती है। अनिल देशमुख को करीब दोपहर तक कोर्ट में पेश किया जाएगा, पीएमएलए कोर्ट में, जिसके बाद उनकी कस्टडी मांगी जाएगी और उसके बाद उन्हें कस्टडी में लेकर जब इंटरोगेशन की जाएगी तो अन्य जो भी उनके साथी थे, जो उनके साथ जुड़े हुए थे इस पूरे फिरौती के मामले में, उन सारे लोगों पर अब शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। जी दिव्येश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा। 5 समन के बाद अनिल देशमुख सोमवार को ईडी दफ्तर पहुंचे। 13 घंटे पूछताछ चली और आधी रात के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामला 100 करोड़ रुपए के वसूली के आरोप से जुड़ा है। यह आरोप परमबीर सिंह ने लगाया था और परमबीर सिंह ने कहा था कि गृह मंत्री रहते ये वसूली करवाई गई। देशमुख ने ईडी दफ्तर जाने से पहले कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और खुद को बेगुनाह बताया। देशमुख ने आरोप लगाने वाले परमबीर सिंह के गायब होने पर भी सवाल उठाए हैं। ईडी के शिकंजे में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री। $100 करोड़ के वसूली केस में गिरफ्तारी से पहले 12 घंटे चली पूछताछ। आधी रात तक ईडी ने की सवालों की बौछार। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी अधिकारियों ने करीब 12 घंटे तक अनिल देशमुख से पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने पूर्व गृह मंत्री से तमाम सवाल किए और आखिर में गिरफ्तारी हो गई। 100 करोड़ की वसूली के मामले में करीब 13 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, सोमवार दोपहर करीब 12 बजे अनिल देशमुख ईडी के दफ्तर में पेश हुए थे, जिसके बाद से लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी और रात करीब 1:30 बजे जो ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने गृह मंत्री रहते 100 करोड़ रुपए की वसूली की गई थी। इस साल मार्च में परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद से हटा दिया गया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिख आरोप लगाए कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते हर महीने सचिन वाझे से 100 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। इसके साथ ही देशमुख पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वो पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के एवज में पैसा लेते हैं। अनिल देशमुख को ये बताना पड़ेगा कि 100 करोड़ में से कितने आते थे, कहां जाते थे। अनिल देशमुख ये शरद पवार को हिसाब देते थे और अनिल देशमुख के साथ में अनिल परब वो उद्धव ठाकरे को हिसाब देते थे। तो पहले जितेंद्र आव्हाड की गिरफ्तारी हुई, अब अनिल देशमुख आज गिरफ्तार होंगे और उसके बाद में अनिल परब का नंबर लगेगा। ईडी काफी समय से अनिल देशमुख से पूछताछ की कोशिश कर रही थी। 5 बार समन जारी किए गए, लेकिन देशमुख नहीं पहुंचे। सोमवार को ईडी दफ्तर जाने से पहले देशमुख ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस पोस्ट किए। वीडियो में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर लगाए गए आरोपों को उन्होंने झूठा बताया। सीबीआई का मुझे 2 बार जब समन्स आया तो सीबीआई के दफ्तर में भी मैं 2 बार जाके आया। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फिर भी उसको थोड़ा वक्त लगने वाला है उसका नतीजा आने के लिए। ये सोच के मैं आज खुद होके ईडी ऑफिस में यहाँ पे आया हूँ। देशमुख ने ईडी के पास जाने से पहले सवाल किया कि उन पर आरोप लगाने वाले परमबीर सिंह खुद गायब हैं। मेरे ऊपर
जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उन्होंने जो आरोप किए पैसों के बारे में, आज मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जिनने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप किए, वो परमवीर सिंह आज कहां है? पूरी भूमिका तैयार करने के बाद अनिल देशमुख ईडी दफ्तर पहुंचे। सवाल जवाब का सिलसिला आधी रात के बाद तक जारी रहा। रात करीब 1:30 बजे ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी के मुताबिक अनिल देशमुख किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। मुनीश पांडे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। इस बड़ी खबर पर दिन भर रहेगी नजर। अपडेट्स के लिए बने रहिए आज तक के साथ। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ग्लासगो में हुई COP26 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन पर भारत की उपलब्धियां गिनाई, 2030 तक का खाका पेश किया और दुनिया को पंचामृत फॉर्मूला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले पेरिस सम्मेलन की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसा मुद्दा भारत के लिए सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक कमिटमेंट है जिसे पूरी शिद्दत के साथ पूरा किया गया है। वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जारी जंग को जीतने के लिए वन वर्ल्ड मूवमेंट प्रस्ताव रखा। उन्होंने दुनिया को दिया लाइफ मंत्र। मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं, सेंटिमेंट था। क्लाइमेट के संदर्भ में वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। क्लाइमेट चेंज से जंग के लिए भारत का नमो मंत्र। पीएम मोदी ने दुनिया को दिया पंचामृत फॉर्मूला। वैश्विक मंच पर फिर जमी भारत की धाक। वैश्विक मंच पर एक बार फिर नमो मंत्र गूंज सुनाई दी। मसला जलवायु परिवर्तन का था तो प्रधानमंत्री ने दुनिया को पुरजोर तरीके से ये बताया कि भारत किस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जंग में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP26 को संबोधित किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने अपने अलग अंदाज में दुनिया को ये बताया कि वो किस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज मैं आपके बीच उस भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिस भूमि ने हजारों वर्ष पहले ये मंत्र दिया था, समगच्छध्वम समध्वत्वम संवो मानसी जानता। आज 21वीं सदी में ये मंत्र और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले पेरिस सम्मेलन की याद दिलाई। इसमें उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसा मुद्दा भारत के लिए सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक कमिटमेंट है जिसे पूरी शिद्दत के साथ पूरा किया गया है। मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं, सेंटिमेंट था, एक कमिटमेंट था। और भारत वो वायदे विश्व से नहीं कर रहा था बल्कि वो वायदे 125 करोड़ भारतवासी अपने आप से कर रहे थे। वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जारी जंग को जीतने के लिए वन वर्ल्ड मूवमेंट प्रस्ताव रखा। उन्होंने दुनिया को दिया लाइफ मंत्र। मैं आज आपके सामने एक वन वर्ल्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। वन वर्ल्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग
एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। क्या मूवमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को पंचामृत की सौगात भी दी। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। हमारी धरती का भविष्य सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ हवा में सांस लें, इसके लिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का 26वां सम्मेलन हो रहा है। 2 हफ्ते तक चलने वाले इस सम्मेलन में 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच व्यापार और अर्थव्यवस्था के अलावा अफगानिस्तान और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इटली में G20 सम्मेलन पूरा होने के बाद जब पीएम मोदी ग्लासगो एयरपोर्ट से होटल पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी का स्वागत स्कॉटलैंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र बैगपाइपर के संगीत के साथ हुआ। उनके स्वागत के लिए ग्लासगो में बसे भारतीय भी होटल में मौजूद थे। वहां मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। बारी बारी से पीएम मोदी सभी लोगों से मिले और इस दौरान भारतीयों की एक टोली ने पीएम मोदी को एक खास गाना समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 में ये साफ कर दिया कि भारत 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन में पहुंच जाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा, जो कि अपेक्षित था, कि क्लाइमेट फंडिंग पर काम करना चाहिए, काम होना चाहिए, और तभी न्याय होगा उन देशों के साथ जो विकासशील हैं, जिनका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है अब तक क्लाइमेट चेंज की तरफ। जैसा भारत का उन्होंने कहा कि 70% दुनिया की आबादी होने के बाद भी 5% क्लाइमेट क्राइसिस में उनका योगदान है भारत का। तो अभी भी जो विकसित देश हैं उन पर बहुत ज़्यादा भार डाला जाना चाहिए। लवीना टंडन, ग्लासगो आज तक। तो पूरी दुनिया की नजरें थी कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 में कहने वाले हैं। COP26 में प्रधानमंत्री ने दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरे से आगाह किया। उन्होंने कहा कि दुनिया को अडैप्टेशन पर ध्यान देना चाहिए। जलवायु पर वैश्विक बहस में अडैप्टेशन को उतना महत्व नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था। ये उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है जो जलवायु परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित हैं। मेरे 3 विचार हैं। पहला, एडप्टेशन को हमें अपनी विकास नीतियां और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, टैप वाटर फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को एडप्टेशन बेनिफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार है। दूसरा, कई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का ज्ञान है। हमारी एडप्टेशन नीतियों में इन पारंपरिक प्रैक्टिसेस को
उचित महत्व मिलना चाहिए। ज्ञान का ये प्रवाह नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के सिलेबस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। लोकल कंडीशन के अनुरूप लाइफस्टाइल्स का संरक्षण भी एडेप्टेशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो सकता है। तीसरा, एडेप्टेशन के तरीके चाहे लोकल हो, किंतु पिछड़े देशों को इनके लिए ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए। लोकल एडेप्टेशन के लिए ग्लोबल सपोर्ट की सोच के साथ ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की पहल की थी। मैं सभी देशों को इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। आज उपचुनाव की काउंटिंग का दिन है। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुई वोटिंग की गिनती थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी और उसी से जुड़ी ये जानकारी आपको इस मैप के जरिए भी बता रहे हैं। आज उपचुनाव की काउंटिंग का दिन है। 29 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती होगी। हिमाचल, बिहार, मेघालय, असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये तमाम वो राज्य जहां पर विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। तमाम तैयारियां गिनती के मद्देनजर कर ली जा चुकी हैं और इससे जुड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।